हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के विषय में अध्ययन करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि लगभग सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस छोटे से वीडियो में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से संबंधित सभी फैक्ट्स यानी तथ्यों को अन्य लोगों की तरह तो कवर किया ही है, साथ ही साथ जीवन से जुड़े उदाहरणों से इसकी संकल्पना को और अधिक बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश भी की है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सबसे पहले जानते हैं कि टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। टैक्सोनॉमी का मतलब क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण का मतलब होता है जब हम किसी विषय या वस्तु को उसके गुणों के अनुसार अलग अलग समूहों में भागों में बांट देते हैं, तो इसे ही वर्गीकरण कहा जाता है। सन 1956 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने अपनी बुक द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर, जिनके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे, उनके साथ मिलकर शैक्षिक लक्ष्यों व उद्देश्यों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मतलब शिक्षा के कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, हम सभी लोग ये बात जानते हैं। और सीखना हमारे कई पक्षों को प्रभावित करता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या फिर भावात्मक हो। इन्हीं सब की चर्चा ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी में विस्तृत रूप में की है। ब्लूम सर के द्वारा दिया गया एक टर्म और है मास्टरी लर्निंग, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को आगे का तभी पढ़ाया जाना चाहिए जब उसके पीछे जितना भी पढ़ाया जा चुका है वो मैक्सिमम कवर हो जाए, चाहे उसके लिए एक टीचर को एडिशनल सपोर्ट की व्यवस्था ही क्यों ना करनी पड़े। इसकी चर्चा ब्लूम सर ने मास्टरी लर्निंग टर्म के अंतर्गत की। तो अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मास्टरी लर्निंग की बात किसने की, वो ब्लूम सर ने की। अब आगे बात करते हैं, जो अधिगम के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। यह डोमेन मानसिक क्रियाओं से संबंधित होता है, जो मस्तिष्क में होने वाली क्रियाएं होती हैं, सोचना, समझना, विचार करना, तर्क करना, उनसे संबंधित होता है। दूसरा है भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। यह इमोशन से संबंधित होता है, जिसमें वैल्यूज होती हैं और मोटिवेशंस होती हैं, उनसे रिलेटेड भावात्मक क्षेत्र होता है। और तीसरा है क्रियात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन, जो मूवमेंट से रिलेटेड होता है, बॉडी के स्किल्स से रिलेटेड होता है, उनकी चर्चा क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। ब्लूम सर ने विस्तृत अध्ययन संज्ञानात्मक क्षेत्र का किया और परीक्षाओं में भी इसी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के बारे में आगे जानते हैं। इसमें ज्ञानेंद्रियों तथा मस्तिष्क की प्रमुख भूमिका रहती है। मतलब जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है ये पूर्णतः मस्तिष्क की क्रियात्मकता पर निर्भर करता है, मस्तिष्क के फंक्शन पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, समझता है, तर्क करता है, चिंतन करता है, कल्पना करता है, निर्णय लेता है, अनुप्रयोग करता है, समस्याओं का समाधान करता है, विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, मूल्यांकन करता है, आदि करने की जो क्षमताएं होती हैं वो संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। मतलब हमारे सोचने, समझने, विचार करने की क्षमता संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वातावरण से समायोजन करना हो या बौद्धिक क्षमताओं एवं कौशलों के विकास करना हो, इनमें भी मदद संज्ञानात्मक क्षेत्र ही करता है। शैक्षिक विकास में सबसे ज़्यादा योगदान संज्ञानात्मक क्षेत्र का ही रहता है। पढ़ने लिखने में भी इसी का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। आगे देखते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, जिसकी चर्चा डिटेल में ब्लूम ने की है, उसको उन्होंने 6 लेवल्स में बांटा है, 6 स्तर में बांटा है, जो कि सरल से कठिन की ओर जाते हैं। उनके बारे में अब डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो सामने आपके लिखी है टैक्सोनॉमी, ये संशोधित टैक्सोनॉमी है जो 2001 में संशोधित की गई थी लॉरिन एंडरसन और डेविड क्रॉथवॉल के द्वारा। इससे पहले की जो टैक्सोनॉमी थी, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं, 1956 में ब्लूम सर ने दी थी, वो नाउन फॉर्म में थी। और जो आपके सामने लिखी है ये वर्ब फॉर्म में है। पहले रिमेंबर को नॉलेज कहा जाता था, अंडरस्टैंड को कंप्रहेंशन कहा जाता था, अप्लाई को एप्लीकेशन बोला जाता था, एनालाइज की जगह पर एनालिसिस था, इवेल्युएट की जगह पर सिंथेसिस था और क्रिएट की जगह पर इवेल्युएशन था। तो उसमें कुछ संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया, जो आपके सामने लिखी हुई है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला लेते हैं रिमेंबर। होता क्या है रिमेंबर?
ये सबसे बेसिक लेवल है, पहली तो ये बात है, जिसमें संज्ञानात्मक दृष्टि से सबसे सरलतम होता है ये। यहाँ पर सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों को याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। जैसे बच्चे किसी कविता को रट लेते हैं, राज्यों की राजधानियाँ याद कर लेते हैं, मैथ के फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, भले उसके बारे में उनको कोई जानकारी ना हो कि ये कैसे बना है, लेकिन वो याद कर लेते हैं। तो इसे ही रिमेंबर के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे डिफाइन करना। जब आप किसी परिभाषा को रट लेते हैं और उसके बारे में बोल देते हैं तो वो डिफाइन करना हो जाएगा, रिमेंबर के अंतर्गत आएगा। आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप, व्यक्तियों को, वस्तुओं को पहचान पा रहे हैं, एक बेसिक गुण है ये। रिकॉल करना मतलब याद करना। रिसाइट मतलब होता है सुनाना। रिप्रोड्यूस करना किसी बात को पुनः जिसका तस रिप्रोड्यूस कर देना। लिस्टिंग कर लेना किसी चीज़ की। नेम मेमोराइज करना, रिपीट करना, दोहराना। स्टेट मतलब होता है कहना। डुप्लीकेट बनाना और मैचिंग करना। ये सभी छोटे छोटे शब्द जो दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं रिमेंबर के अंतर्गत आते हैं। आपको छोटी सी बेसिक बात याद रखनी है, जब आंकड़े आप याद कर पाओ और उनको स्मरण कर पाओ, उनके बारे में कोई समझ आपको बहुत ज़्यादा ना हो, तो वो रिमेंबर के अंतर्गत आएगा। उदाहरण देकर हम आपको आगे इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अगला देखते हैं अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड से मतलब क्या होता है, जब हम याद की हुई जानकारी को, जो अभी हमने रिमेंबर की थी, उस जानकारी को समझते हैं, यानी वो चीज़ कैसे हुई है, क्यों हुई है, ये जानने का प्रयास करते हैं, तो उसे अंडरस्टैंड के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे जीव जंतुओं के गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण करना। कविता का भाव समझना, जो कविता आपने पहले सिर्फ रटी थी अब उसका आप भाव भी समझ पा रहे हैं। आयत वर्ग में क्या अंतर होता है ये समझ पाना। फॉर्मूला कैसे बनता है ये जानकारी आपके पास होना। किसी कहानी का प्लॉट क्या होता है उसको समझना। ये सभी चीज़ें बताती हैं कि आपको उस विषय में अंडरस्टैंडिंग है, आपकी समझ डेवलप हो गई है। यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे घटनाओं को एक्सप्लेन कर पाते हो, जब आप अपने शब्दों में बता पाते हो। डेमोन्स्ट्रेट आप प्रदर्शन कर पाते हो। समराइज कर पाते हो, यानी सारांश किसी चीज़ का बता पाते हो। रिव्यू दे पाते हो, आप किसी मूवी आदि का आप जब रिव्यू दे पाते हो। जनरलाइज आप सामान्यीकरण कर पाते हो घटनाओं का। क्लासीफाई अभी बताया था आपको, डिस्क्राइब करना वही सेम चीज़ है। आइडेंटिफाई करना, पहचान करना। रिप्रेजेंट करना, जब आप अपने अकॉर्डिंग किसी चीज़ को पुनः प्रेजेंट करते हैं। पैराफ्रेज करना और इंटरप्रेट करना, किसी की बात को आप अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो ये सभी चीज़ें अंडरस्टैंड लेवल के अंतर्गत आती हैं। इससे हाई लेवल का होता है अप्लाई करना, यानी समझी हुई जानकारी को जब आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं तो उसे हम अप्लाई के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि समझे हुए फॉर्मूला को किसी सवाल में अप्लाई करना। आपने जिस फॉर्मूला को समझ लिया था, अब आपके सामने अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसको कैसे हल करना है, इसमें आप दिमाग लगाते हो, सोचते हो और आपने सीखे हुए फॉर्मूले को वहाँ पर लगाकर उस समस्या का समाधान निकाल लेते हो, तो इसे ही हम एप्लीकेशन या अप्लाई के अंतर्गत रखते हैं। जब आप नए नए शब्द सीखते हो और बोलने में उनका प्रयोग करते हो तो ये भी अप्लाई के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे अप्लाई करना सेम थिंग है। यूज़ करना किसी चीज़ को, सीखी हुई चीज़ को। सॉल्व करना क्वेश्चंस को। कंप्यूट करना, गणना करना। इम्प्लीमेंट करना, लागू करना चीज़ों को। इंस्ट्रक्ट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, इंटरप्रेट करना, कंप्लीट करना। सभी का आशय यही है कि जब आप सीखे हुए को दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाते हैं। अगला है एनालाइज करना। एनालाइज से मतलब होता है विश्लेषण करना। जब आप कोई भी काम करते हो तब आप उसके एक एक पॉइंट को देखते हो कि आपने इसमें किस तरह से कार्य किया, इसका क्या परिणाम रहा। तो आप घटनाओं का, आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हो, उसके प्रत्येक पार्ट की डिटेल को समझ रहे होते हो। इसी को एनालाइज करना कहते हैं। जैसे समझी हुई कविता में उपस्थित भाषा के जो आयाम होते हैं, जैसे कि रस क्या था, अलंकार कौन से प्रयोग किए गए थे, किस तरह की छंद थी, इन चीज़ों का विश्लेषण करना, पता लगाना ही एनालाइज करना कहलाता है। साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसको जो साइंटिस्ट होता है एनालाइज करता है। चीज़ें किस तरह से हम क्या मिला रहे हैं तब क्या बन रही हैं, इसे भी एनालाइज करना कहते हैं। यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि डिस्टिंग्विश करना। जब आप फ़र्क कर पाते हो, अंतर समझ पाते हो चीज़ों में, डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों की व्यवस्था लगाना। एग्जामाइन करना, डिस्टिंग्विश सेम थिंग है। कंपेयर करना, जब आप तुलना करते हो। कॉन्ट्रास्ट भी विरोधाभास के अंतर्गत आ जाता है। क्लासीफाई वर्गीकरण करना। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो एनालाइज से मतलब होता है जब आप किसी विषय वस्तु को, किसी घटना को, किसी जानकारी के विषय में पॉइंट टू पॉइंट डिटेल कलेक्ट करते हैं तो इसे ही एनालाइज करना कहते हैं, विश्लेषण करना कहते हैं। अगला है इवेल्युएट करना। जब हम जानकारी का विश्लेषण कर लेते हैं
तो उसके गुणों के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। जैसे जिस कविता का हमने विश्लेषण किया था वह भाषा के सभी मापदंडों पर कितनी सफल रही, कितनी खरी उतरी, इस बात को जानना परखना ही मूल्यांकन करना कहलाता है। कोई सरकारी योजना जब लागू की जाती है तो कुछ जिलों में लागू की जाती है। इससे हम उस योजना का मूल्यांकन कर पाते हैं कि क्या वह पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लागू करने योग्य है या नहीं है। इस तरह से विश्लेषण करने के बाद हम प्रत्येक बिंदु का मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं। जज करना, जब आप चीज़ों को जज करते हैं कि वो सही है या गलत है। जस्टिफाई करना, सिलेक्ट करना चीज़ों को। क्रिटिक क्या होता है, जब आप कोई मूवी वगैरह देख कर आते हैं तो उसके बारे में अपनी धारणा बताते हैं। डिफेंड करना मतलब होता है रक्षा करना या उसके पक्ष में बोलना। अगला है रेटिंग देना। रेटिंग देने से मतलब होता है जब आपने किसी होटल को यूज़ किया, किसी सुविधा को यूज़ किया, तब आप रेट कर पाते हो कि हाँ ये अच्छी है या ख़राब है। इवेलुएट करना, मूल्यांकन करना। असेस करना, सेम थिंग है असेसमेंट और एवेल्यूएशन। रैंकिंग करना यानी रेटिंग करना। आर्ग्यू, बहस तभी कर पाते हो जब उसके बारे में आपको जानकारी होती है। रिव्यू भी आप तभी दे पाते हो जब उसके बारे में आपको जानकारी होती है। तो इवेल्युएट करना बेसिकली देखा जाए तो चीज़ों के बारे में जब आपको पूरी जानकारी हो जाती है और आप उसके सभी बिंदुओं की परख कर लेते हैं तो एक मूल्यांकन आप कर पाते हैं कि चीज़ सही है या गलत है। इसे ही इवेल्युएट के अंतर्गत रखा जाता है। और जो लास्ट है वो है क्रिएट, जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल थिंकिंग का प्रोसेस है। क्रिएट करना यानी कुछ नया बनाना। जैसे कि किसी विषय वस्तु को जानने, समझने और उपयोग करने, विश्लेषण करने और मूल्यांकन भी कर लेते हैं। उसके बाद जब व्यक्ति कुछ नया सोचता है, कुछ नया बनाता है तो इसे ही क्रिएशन कहते हैं। जैसे कि आप किसी नई कविता की रचना कर लेते हैं, कोई नया आविष्कार कर लेते हैं, किसी फॉर्मूला को आप बना देते हैं, कोई आप ऐप डेवलपमेंट कर लेते हैं, कोई मूवी आप बनाते हैं। ये सभी चीज़ें क्रिएट के अंतर्गत आएंगी और सबसे हायर लेवल थिंकिंग का यूज इसमें होता है। यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि इम्प्लीमेंट करना, जब आप किसी चीज़ को लागू कर लेते हो। डिज़ाइन बनाना, किसी चीज़ में आपने कुछ ऐसा बनाया जो अनोखा है, विलक्षण है और मौलिक है। कंस्ट्रक्ट करना, कोई निर्माण नया करना। डेवलप करना, चीज़ों को बनाना। प्रोड्यूस करना, अब आप नया कुछ प्रोडक्शन कर पा रहे हो। रिवाइज करना, किसी चीज़ को आप अपने हिसाब से मोल्ड कर पा रहे हो या उसको बदल पा रहे हो। प्रपोज करना, बिल्ड बनाना। डिवाइस मीन्स इन्वेंट करना और इन्वेंट एट द लास्ट। तो इस तरह से क्रिएट का मतलब होता है जब हम कुछ नया, कुछ मौलिक बना पाते हैं तो उसे क्रिएट के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम संज्ञानात्मक पक्ष को और अधिक स्पष्ट करने के लिए सभी 6 लेवल्स को एक ही एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन का। जब कभी भी कोई मर्डर होता है तो सबसे पहले पुलिस को सूचना या जानकारी दी जाती है कि किसी जगह पर एक डेड बॉडी पड़ी मिली है। ये हो गया रिमेंबर, मतलब आपको एक जानकारी मिली है, एक फैक्ट, एक डेटा मिला है कि कहीं पर कोई हादसा हुआ है। पुलिस वहाँ जाती है, देखती है कि वहाँ लोग खड़े हैं, उनसे कुछ जानकारी पुलिस को मिलती है। मौके पर भी स्थिति को वो देखती है और वहाँ पर कुछ चीज़ें उसको समझ में आती हैं। यानी कि अब वह केस को समझ पाती है कि ये जो मर्डर हुआ है ये किस चीज़ से हुआ है बेसिकली, और ये लगभग कब हुआ है। यानी केस की कुछ समझ उसको हो जाती है कि वास्तव में ये है क्या। उसी बताई हुई जानकारी को आधार बनाकर पुलिस अपने केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। यानी वो अप्लाई लेवल पे पहुंच गई है, उसने कार्य करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर केवल इसी जानकारी के भरोसे वो छानबीन करे तो क्या केस सॉल्व हो पाएगा? शायद नहीं। इसीलिए अब पुलिस उस केस से रिलेटेड सभी बिंदुओं को गहराई से विश्लेषण करती है। मतलब उसकी हिस्ट्री क्या है, उस व्यक्ति की क्या है, वो उसकी फैमिली के बारे में जानकारी जुटाना, फ्रेंड्स के बारे में जानकारी जुटाना, किसी से उसका झगड़ा था, दुश्मनी थी, इसकी जानकारी जुटाना, यहाँ तक कि मोबाइल से रिलेटेड जो डेटा होता है उसकी जानकारी भी पुलिस डिटेल से अपने पास जुटाती है। ये हो गया उस घटना का विश्लेषण करना। मतलब पहले पुलिस ने विश्लेषण किया और अब जो भी उसके सामने चीज़ें आती गई उन सभी का उसने मूल्यांकन किया कि जो व्यक्ति की मर्डर हुआ है इसमें इसके परिवार का हाथ नहीं हो सकता है, इसके दोस्तों का हाथ नहीं हो सकता है। अगर कोई तीसरा फैक्टर उसमें आ रहा है जिस पर उनका शक जा रहा है तो उसके बारे में वो सोचेंगे और इसके बाद उन सभी बातों को आपस में, उन सभी बिंदुओं को आपस में मिला देती है, जोड़ देती है, जिससे कि वह एक निष्कर्ष पर पहुंचती है और उनको स्पष्ट हो जाता है कि मर्डर किसने किया है।
तो इस तरह से महज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से शुरू हुआ केस अब जा कर के फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है और उसका सलूशन पुलिस को मिल जाता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।